हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस कौन सी कर रहे हैं? रेस्पिरेशन पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हम ये स्टडी कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, उसके टाइप्स हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो बच्चों आज का जो सेशन है पार्ट 2 है, ठीक है ना, पार्ट 2 ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सेशन हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। एज यू नो कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कौन सा रास्ता ऐसा है जहाँ से एयर हमारे लंग्स तक पहुँचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लंग्स को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन मानते हैं। क्यों? जो लंग्स हैं वही हमारा वेंटिलेशन का काम करे, हमारी बॉडी का वेंटिलेशन करने में हेल्पफुल हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाथ से, कि पाथवे देख लेते हैं कौन कौन सा है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले होते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स का मतलब इनको हम नोस्ट्रिल भी कह देते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? इज नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल लेयर्स मींस दीज आर पाइप, यू कैन से दीज आर द होल्स ऑफ नोज के अंदर जो होल्स हैं, जो एक्सटर्नल लेयर्स कहलाते हैं, दीज आर यू कैन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एयर। एटमोस्फेयर के कॉन्टैक्ट में एक्सटर्नल लेयर्स हैं हमारे, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं ये ओपन होते हैं किसमें? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी आप सभी जानते हैं हमारे पेयर्स में होती है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय ए कार्टिलेजिनस सेप्टम। सेप्टम इसको डिवाइड करता है, दो नेजल कैविटीज हमारे पास हैं। फिर ये नेजल कैविटीज ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स ओपन होते हैं किसमें जाके? लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे? साउंड बॉक्स भी हम इसको बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं? साउंड बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी वोकल कॉर्ड होती है। कौन सी कॉर्ड? वोकल कॉर्ड। जब हम नीचे से प्रेशर लगाते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस होती हैं, और वाइब्रेशंस जो हैं वो वॉइस की फॉर्म में बाहर आती हैं, इसलिए इसको हम साउंड बॉक्स ही बोल देते हैं। साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट दिस लैरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया देन डिवाइडेड इनटू two bronchi, left bronchus and a right bronchus at the you can say fifth, at the level of fifth vertebrae। वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा at the level of fifth vertebrae, कि जो हमारा फिफ्थ वर्टेब्रे है उस लेवल पे ये दो में लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है। एंड फर्दर इट डिवाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकस, एंड टर्सरी ब्रोंकस विल फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्योल्स, एंड ब्रोंक्योल्स थ्रू एल्वियोलर डक्ट गिव्स राइज टू एल्वियोलस। तो ये तो बच्चों पाथवे हो गया कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पाथवे कैसे है। अब इसके बिहाफ पे हम स्ट्रक्चर को जरा स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए कि आपको यहां पर दिखाया हुआ कि ये है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मींस जो आउटर आप देखते हो। उसके बाद जो नोस्ट्रिल है दे ओपन इनटू यू कैन से नेजल कैविटी, मींस ये चैम्बर्स होते हैं दो, जो हमारे नाक के दो पार्ट होते हैं। एंड ये जो किस में खुलते हैं? जाके फेरिंग्स में। और फेरिंग्स आपको पता है बच्चों, फेरिंग्स क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो लगभग आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर के लगभग होता है। फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है? एयर को भी पास करता है, ठीक है ना। एयर को पास करेगा इधर और फूड को पास करेगा इजोफेगस की तरफ। तो ये दोनों के लिए कॉमन होता है। आफ्टर दैट ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स। और अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे ट्रैकिया में ओपन हो रहा है, और यहाँ पर एक जो ओपनिंग होती है जो हमारी फेरिंग्स के अंदर खुलती है उसको ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब फूड को स्वेलो किया जाता है तो जो फूड पाइप है उसको ये कवर करने में हेल्प करती है। क्लियर? नाउ फिर आती है लैरिंग्स की बात है। लैरिंग्स की हम अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो लैरिंग्स में हम देखते हैं कि ये एक साउंड बॉक्स भी हम इसको कहते हैं। और साउंड बॉक्स जो होता है बच्चों, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती हैं और जिससे स्पीच प्रोड्यूस होती हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए
मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस लैरिंग्स, कि जो लैरिंग्स है अगर मेल की बात करें, मैन की बात करें, तो उसमें एक आपको यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है ना, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये विजिबल नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम ये एक सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो ट्रैकिया है वो तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट किया गया सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग से। अब ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स का फंक्शन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक नंबर में पूछ लेते हैं कि वाई कार्टिलेजनस सी शेप्ड आर प्रेजेंट। और ये जो प्रेजेंट होंगी ना बच्चों, ये एल्वियोलस में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है, ऐसे टर्सरी ब्रोंक्यूल, ठीक है ना, और उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। दीज आर प्रेजेंट अप टू द ब्रोंक्यूल्स, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। और कहां तक होती हैं, ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये कोलैप्सिंग से बचाती है, कि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है ना, उससे बचाती है। इसलिए इनको बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। ये इसी पर्पज के लिए प्रेजेंट होती है, क्योंकि सम टाइम हो सकता है कि इस ट्रैकिया के अंदर एयर ना रहे, खाली हो जाए, तो ये कोलैप्स कर सकती है। उससे बचाने के लिए देखो यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखिए कि ये जो ट्रैकिया है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टेब्रे, कि यहाँ पर हम देखें कि मिड थोरेसिक रीजन है, कि एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टेब्रे, कि हमारा जो फिफ्थ वर्टेब्रे है उसकी बिल्कुल सीध में ये दो में डिवाइड हो गया है। मीन्स एक हमारे पास हो जाएगा ये लेफ्ट ब्रोंकस जिसको हम कह सकते हैं, और एक हो जाएगा राइट ब्रोंकस, ऐसे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर फर्दर ये लंग्स में एंटर करते हैं। अब लंग्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, कि यहां पर जो हमने बोला कि ब्रोंकस है, इट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है ना। फिर इसकी दो ब्रांचेज बन जाएंगी, एक सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर फर्दर टर्शियरी ब्रोंकस, और टर्शियरी ब्रोंकस फर्दर फिर क्या ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ये ब्रोंक्यूल्स थ्रू द एल्वियोलर डक्ट्स, ये एल्वियोलर डक्ट्स हैं, इनके थ्रू ये एल्वियोलाई में ओपन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एल्वियोलाई क्या है, दीज आर द एयर सैक्स, इनको हम एयर सैक्स बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो ये पूरा एक रेस्पिरेटरी पाथवे, या यू कैन से एक डिस्क्रिप्शन है इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास लंग्स का। और अगर देखा जाए तो फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर्स टू ब्रोंक्यूल्स, कि यहां से एक्सटर्नल लेयर से लेके पूरा स्ट्रक्चर मींस ब्रोंक्यूल्स तक, इसको हम बोलते हैं बच्चों कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं, इसको हम कंडक्टिंग पार्ट कंसीडर करते हैं। कंडक्टिंग इसलिए बोला क्यों, क्योंकि ये एयर को कंडक्ट करते हैं। पहला काम कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेल मींस कि ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करने का काम करते हैं टू द एल्वियोलाई, कि एल्वियोलस तक एयर जाए, ठीक है ना, उसको कंडक्ट करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होगा कंडक्टिंग पार्ट का, फिल्टर द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, कि जब हम इनहेल करते हैं तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, कोई जर्म भी हो सकता है, तो उनको ये फिल्टर कर देता है। कैसे, कि जब हम इनहेल करते हैं तो यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटीज के अंदर, तो ये क्या करती है, अगर डस्ट पार्टिकल है, और हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, हेयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन यहां से एंटर करने की कोशिश करता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, वो एक सिक्रीशन देगी जिससे वहीं पर ट्रैप हो जाता है और वो किल हो जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन होता है दैट इज ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट का, कि जब हम इनहेल करते हैं, सपोज ड्राई हो गया है, मीन्स अब समर है, इसमें ड्राई हो जाएगी एयर, बिल्कुल सूखी एयर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब हम इनहेल करेंगे और वो एयर हमारे लंग्स तक जाएगी तो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जो कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या करता है, उसको ह्यूमिडिफाई, उसके अंदर मॉइस्चर ऐड कर देगा, ठीक है ना, और मॉइस्चर ऐड करके उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर तक ले आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे जितनी बड़ी गर्मी हो बाहर, या जितने भी रूम हीट अप हो जाए हमारे, जब हम इनहेल करते हैं हमारे लंग्स को कभी भी गर्म एयर फील नहीं होती। दूसरा, अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में हम क्या देखते हैं, ठंडी है बहुत बाहर एयर, ठीक है ना, अब उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देता है नेजल कैविटीज, मींस जो नेजल कैविटी है उसके अंदर ह्यूमिडिफाई कर देगा, और ह्यूमिडिफाई करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। इसलिए जो ठंडी एयर है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से हमारे लंग्स सेफ रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्मो रेगुलेटर का काम भी कर रहे हैं, कि एयर के टेम्परेचर को
रेगुलेट करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। तो अब दूसरा जो पार्ट होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को बोल देते हैं यहां पे एक्सचेंज पार्ट, ठीक है ना। एक्सचेंज पार्ट क्यों बोला, क्योंकि इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन को होता है, डिफ्यूजन को अगर हम डिफाइन करें, डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों की द मूवमेंट ऑफ यू कैन से एयर और पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन की हम कंसिडर करें कि लंग्स के अंदर जो है एयर का ज्यादा जाना, ठीक है ना, ज्यादा गई, और जब ऑक्सीजन लंग्स के अंदर ज्यादा होगी और ब्लड के अंदर कम होगी तो लंग्स से जो एयर है वो ब्लड में जाएगी, ठीक है ना। और वाइस वर्सा कह सकते हैं, जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो डिफ्यूज आउट इनटू द लंग्स, वो लंग्स में बाहर आ जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज है इट अकर्स एट दिस एक्सचेंज पार्ट, इसलिए इसको बोला एक्सचेंज पार्ट भी। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है थ्रू डिफ्यूजन इट अकर्स इन द एल्वियोलाई। तो मेन जो एक्सचेंज पार्ट है एल्वियोलाई, इट मींस एक्चुअल जो गैसेस एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई के अंदर होता है। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक नजर जरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है, तो हमने इंटरनल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। यहां पर और देखिए जरा लंग्स को, अगर हम इस लंग्स के स्ट्रक्चर को देखें, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, उसको बोलेंगे विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में कैविटी बन गई, इस कैविटी को बोल देंगे प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लूरल फ्लूइड। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स फैलते हैं, चौड़े हो जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी वाल है ये उससे टकराएंगे जाके, ठीक है ना। टकराएंगे तो वहां पर फ्रिक्शन होगा, पक्का होगा। लेकिन इस फ्रिक्शन से बचाने के लिए हमारे लंग्स के जो कैविटी है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। इसका मतलब ये क्या काम कर रही है, इट प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम फ्रिक्शन टू द बॉडी वाल। कि बॉडी वाल के साथ जब हमारे लंग्स टच हो तो वहां पर फ्रिक्शन पैदा ना हो, उससे बचाने के लिए यहां पर ये प्लूरल फ्लूइड प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है। और अगर हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं, लेफ्ट लंग में यहां पर एक नोच दिखाई गई है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये हार्ट हमारे लेफ्ट वर्ड होता है, इसलिए यहां पर एक ये ग्रूव दिखा रखा है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच, हम इसको कहते हैं। अगर आपको दूसरा डायग्राम देखिए यहां पे, इट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर देखो आप कि हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड होगी और एंटर करेंगी लंग्स में। तो यहां पर बच्चों मैंने देखिए कि इस पे जो हमारा लेफ्ट लंग है इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है जो इस लंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक होगा इंफीरियर लोब और दूसरा होगा सुपीरियर लोब, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करने वाला कौन है, ओब्लिक फिशर। लेकिन अब जब राइट लंग को आप देखें तो इसके तीन आप लोब देख रहे हैं, कितने लोब, तीन लोब, क्योंकि एक यहां पर ओब्लिक फिशर है और दूसरा एक और होगा जिसको हम हॉरिजॉन्टल फिशर के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल फिशर हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे तीन लोब बन जाएंगी, ये इंफीरियर लोब, ये मिडल लोब और ये सुपीरियर लोब। तो आप अगर स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो राइट लंग है इसका साइज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट लंग। तो ये जो मैंने लिखा है 700 ग्राम, इट इज द यू कैन से वेट ऑफ द राइट लंग, और 600 ग्राम इज द वेट ऑफ द यू कैन से लेफ्ट लंग। तो ये हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो लंग का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर उसको डिस्क्राइब करें, आपसे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों यहां पे कि डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विल वेल लेबल्ड डायग्राम। तो डायग्राम आपके सामने हमने ऐसे बना दिया और इसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सटर्नल एयर्स। तो आप वहां पे क्या बताएंगे कि होल्स ऑफ द नोज आल्सो कॉल्ड नोस्ट्रिल। उसके बाद सेकंड पार्ट हम नेजल कैविटी लेंगे। तो टू नेजल कैविटीज होती हैं विच आर सेपरेटेड बाय द कार्टिलेजन नेजल सेप्टम। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज फेरिंग्स, मींस जो नेजल कैविटी है ओपन इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स कितना होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल होती है विच प्रोवाइड पासेज टू बोथ एयर एंड फूड। बस इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखना है। लैरिंग्स साउंड बॉक्स कहते हैं, बिकम प्रोमिनेंट इन मैन, प्रोमिनेंट में बाहर दिखाई देता है ह्यूमन मेल के अंदर।
फीमेल के अंदर नहीं दिखाई देगा। देखिए जब बच्चा छोटा होता है पबर्टल एज से पहले, तो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्सटर्नली, लेकिन अगर हम जब पबर्टल एज के बाद देखें तो जो ह्यूमन मेल होते हैं उनके अंदर जो एडम सेपल है बाहर की तरफ दिखता है, ठीक है ना। उसके बाद ये ट्रैकिया जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया, इसको विंड पाइप कहते हैं, और इसके अंदर कार्टिलेज सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ट्रैकिया है इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, शॉर्टकट में इसको लिख देंगे PSCCE। अब सूडो वर्ड का मतलब समझ लो कि अगर हम एपिथेलियम की बात करते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्स में, कि अगर हम बात करते हैं इस तरह के ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये यहां पर इस तरह से हमें ये दिखाई देगा कि ये इस तरह के सेल्स, लेकिन ये बड़े बड़े सेल्स। अब देखो आपको यहां पर ये दिख रहा है कि ये लेयर्स बन गई है यहां पे, लेकिन लेयर्स नहीं है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है। क्या आपको लगता है कि लेयर है, बट दीज आर यू कैन से सिंगल लेयर बट लुक्स लाइक मल्टी लेयर्ड, तो इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। की सूडो का मतलब झूठ मूठ, दिखने में तो आपको सिंगल लेयर दिख रही है, मतलब दिखने में आपको मल्टी लेयर दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो सिंगल लेयर ही है, ठीक है ना। इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम ये प्रेजेंट होंगे विच बेयरिंग ग्लैंडुलर सेल्स, कि वहां पर उनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है लंग्स। लंग्स लाई इन द थोरेसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट की दोनों साइड में हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद का जो डिस्क्रिप्शन है बच्चों आप यहां से शुरू कर देंगे, जो ब्रोंकस है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकस, एंड टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स फर्दर कन्वर्टेड इनटू एल्वियोलस थ्रू एल्वियोलर डक्ट। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि इन ह्यूमन बींग्स हाउ लंग्स आर मैक्सिमाइज टू सरफेस एरिया, कि यहां पर सरफेस एरिया कैसे बढ़ा है। तो आपने सिर्फ इतनी सी बात यहां पे एक्सप्लेन करनी है कि इन ह्यूमन बींग्स जो ट्रैकिया है, ठीक है ना, इट व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियरी ब्रोंकस। बीस बहुत सारी ब्रांचेज बन जाएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और टर्शियरी जो ब्रोंकस है इट इज गिव्स राइज टू ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स वहां पर बन जाएंगे, और ब्रोंक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू एल्वियोलस। और एल्वियोलस कैसे होंगे कि ये एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हो, जैसे ग्रेप्स में से बहुत सारे ग्रेप्स लगे होते हैं एक गुच्छे में, तो हमारा जो एल्वियोलाई है वो भी कुछ इस तरह से गुच्छे में लगे होते हैं, बहुत सारे मिलियंस। तो इन दिस वे वी कैन से दैट इन ह्यूमन बीइंग्स द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, तो मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया। तो यहीं तक बच्चों आज हम कर पाएंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम यहां पर पढ़ेंगे जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, ठीक है ना, और अदर एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है वो कैसे होती है, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो मैकेनिज्म है वो कैसे है, ठीक है। तो अगले जो पार्ट 3 है उसमें हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।